हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द बॉन्ड में। और आज हम कुछ सिंपल से कंसेप्ट लेके आए हैं जो कि हैं परसेंटेज कंपोजिशन, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और उनके ऊपर पूछे गए नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन से। देखिए, जहां पे भी बात परसेंटेज की होती है, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से कोई भी कितनी चीज है उसको हम उसकी परसेंटेज बोलते हैं। अब कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन का मतलब है कि उसके अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की कंपोजिशन क्या है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट हैं और 1 ऑक्सीजन का एलिमेंट है। यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन से हमारा मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज क्या है उस कंपाउंड में से, जब हम उस कंपाउंड को क्या लेते हैं 100 ग्राम लेते हैं। तो यही इसका मतलब है। तो यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज द रिलेटिव मास ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का जो रिलेटिव मास है वो 100 पार्ट्स ऑफ कंपाउंड में से कितना है, दैट इज नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसको हम दोबारा से H2 का एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास H2 है। देखिए, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पे कितना है? 2 है। मास वही है जो एटॉमिक मास होता है। अब ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है। तो टोटल हाइड्रोजन का मास कितना हुआ? तो ये हुआ 18 ग्राम, यानी कि 18 ग्राम जो है ये इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है। अब हमें इसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। अब परसेंटेज कंपोजिशन किस में से होती है? 100 में से होती है। अब यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 18 में से है, तो हमें निकालना कितने में से है? 100 में से है। तो 100 में से अगर मैं निकाल लूंगा तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन देखो कितना आ जाएगा। अब हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम है। और टोटल जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है? 18 होता है। और इनटू में क्या कर दोगे आप? 100 कर दोगे। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 9 और डिवाइड करने पे आ जाएगा 11.11%। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो वाटर में 11.11% है। इसी तरीके से अगर मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? ऊपर किसका मास लिखूंगा? मास ऑफ ऑक्सीजन और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का जो टोटल मास है, और इनटू में क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा। तो अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं, देखिए तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16 है। और टोटल मास कितना है? 18 है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 88.88%। तो ये आ गया परसेंटेज कंपोजिशन। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो भी मोलिकुलर मास आपको दिया होगा, और इनटू में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का। तो चलिए अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपसे पूछ रहा है कि कार्बन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का कितना परसेंटेज है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CO2। अब अगर हम यहाँ पे कार्बन को देखें तो कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, और तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। अब अगर मैं इसका टोटल मास देखूं, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास देखता हूं, तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा ये 44, यानी कि 12 प्लस 32 44। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। तो अब आपको ये पता है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है? मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि मास ऑफ, यहाँ पे क्या है? कार्बन, जो भी कार्बन एलिमेंट का मास होगा, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, मोलर मास, और इनटू में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। तो देखिए, कार्बन का मास है यहाँ पे 12, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 44, और इनटू में क्या कर दोगे आप? 100 कर दोगे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 27.27%। तो ये अपना ऑप्शन बन जाएगा सी। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। तो अब अपने पास इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हमसे बोल रहा है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड।
फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए हमें मोलिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले, वो जो है वो गिवन है कॉपर सल्फेट का मोलिकुलर फॉर्मूला। तो हमें इससे क्या करना है, हमें निकालना है मोलिकुलर मास। तो देखिए मोलिकुलर मास आप निकाल लोगे तो कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 63.54 प्लस सल्फर का 32 होता है, 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये आ गया अपने पास 63.54 प्लस 32 प्लस 64। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 159.6। तो ये अपने पास इतना मास आ गया। अब सिंपल है, देखिए अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालना है आउट ऑफ 100 ग्राम। और आउट ऑफ 100 ग्राम का मतलब क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन है। तो इट मीन्स हमें परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालना है। तो सिंपल सी बात है, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर जो है वो कितना आ जाएगा, ऊपर क्या लिखोगे आप, मास ऑफ कॉपर या मास ऑफ वन एटम या वन मोल ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास ये यहाँ पे अंडरस्टूड होना चाहिए। अगर आप नीचे मोलिकुलर मास लिख रहे हो इट मीन्स ये क्या है, दिस इज मास ऑफ वन मोल ऑफ, वन मोल ऑफ कॉपर है। तो ये चीज जो है वो अंडरस्टूड है। अब इनटू में क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे। अब मास ऑफ वन मोल ऑफ कॉपर कितना होता है वो हमें पता है, वो है 63.54 डिवाइडेड बाय 159.6। इनटू में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 39.1%। तो ये आ गया अपने पास कॉपर परसेंटेज, यानी कि हमें 39.81% जो है कॉपर मिलेगा 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से। तो अब अपने पास है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि स्टेटमेंट में बहुत कुछ छिपा है। तो ये बोल रहा है कि एक मेटल ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला Z2O3 है। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन के द्वारा रिड्यूस किया जाता है टू गिव फ्री मेटल एंड वाटर। फ्री मेटल मिलता है और वाटर मिलता है हमें। आगे बोल रहा है ये 0.1596 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड रिक्वायर्स 6 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन फॉर कंप्लीट रिडक्शन। यानी कि कंप्लीट रिडक्शन के लिए हमें 6 मिलीग्राम हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, और जबकि मेटल ऑक्साइड का वेट कितना है, 0.1596 ग्राम होगा। तो आपको एटॉमिक वेट बताना है मेटल का। तो देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, Z2O3 है। अगर मैं इसका किसी तरीके से मोलिकुलर मास निकाल लेता हूं, और आपको पता है मोलिकुलर मास किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इसका मोलिकुलर मास निकाल लूं तो मुझे पता है कि फिर इसके अंदर 2 जेड के एटम है, और इसके मोलिकुलर मास में हमें ऑक्सीजन का मास ऑलरेडी पता है, और हमें ये भी पता है कि इसके अंदर 2 एटम है। तो मैं टोटल मास में ऑक्सीजन का मास रख दूंगा तो मेरे पास 2 जेड एटम्स का मास आ जाएगा। फिर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास किसका मास आ जाएगा, जेड का मास आ जाएगा, जो कि क्या होगा, जेड का एटॉमिक मास होगा। तो यही ट्रिक हमें यूज करनी है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए आपके पास है Z2O3, और इसको हमने रिड्यूस किया है H2 से, अब हाइड्रोजन से। तो H2 लिखना है हमें क्योंकि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में नेचुरली एग्जिस्ट करता है। अब जब आप इसको रिड्यूस करते हो तो हमें एक तो मिलता है फ्री मेटल, यानी कि जेड मिलता है, सॉरी इट्स जेड, और प्लस क्या मिलता है, वाटर मिलता है। अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए देखिए लेफ्ट में जेड 2 है, इधर 1 है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन लेफ्ट में 3 है, इधर 1 ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब राइट में हाइड्रोजन 6 बन गए हैं, तो मुझे लेफ्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि 1 मोल जो है Z2O3, उसको रिएक्ट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए हमें हाइड्रोजन के 3 मोल की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं 3 मोल के बराबर Z2O3 का मास निकाल लेता हूं तो वो किसका मास आ जाएगा, वो 1 मोल Z2O3 का मास आ जाएगा, जो कि क्या है, उसका मोलिकुलर मास है। फिर हम उसमें से ऑक्सीजन का मास माइनस कर देंगे तो अपने पास किसका मास आ जाएगा, जेड का आ जाएगा। तो अब हमें गिवन है कि 6 मिलीग्राम, यानी कि 0.006 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत पड़ती है टू रिड्यूस कितना मैट कितना जेड टू
को रिड्यूस करने के लिए ये है 0.1596 ग्राम ऑफ Z2O3 को रिड्यूस करने के लिए इतने की जरूरत पड़ती है। अब मैं 1 ग्राम में निकाल लेता हूं, तो 1 ग्राम में मेरे पास आ जाएगा 0.1596 डिवाइडेड बाय 0.006, तो इतने ग्राम ऑफ Z2O3 आ गया। अब मुझे क्या करना है, 3 मोल H2 का मास रखना है ताकि हम 1 मोल का मास निकाल सकें। अब 3 मोल का मास कितना होगा, 6 ग्राम होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का होता है 2, तो 3 का हो जाएगा 6 ग्राम। तो इसलिए 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा कितने को रिड्यूस करने के लिए, 0.596 डिवाइड बाय 0.006 इंटू में 6, तो ये मेरे पास आ गया है 159.6 ग्राम। तो ये क्या आ गया, ये 1 मोल का मास आ गया ना, तो दिस इज मोलिकुलर मास, ये मोलिकुलर मास है। अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, Z2O3 है, यानी कि यहाँ पे Z कितने हैं, 2 हैं। तो मान लो एक Z का मास है X, तो 2 का क्या हो जाएगा 2X। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 3 का क्या हो जाएगा 48, और ये किसके बराबर है, टोटल मास के बराबर है, जो कि है 159.6। अब मुझे किसका करना है, मुझे निकालना है x का, तो x किसके बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 149.6 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 55.8 ग्राम, जो कि ऑप्शन क्या है, डी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि मोलिकुलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला क्या है। तो देखिए मोलिकुलर फार्मूला क्या है, ये क्या है, किसी भी कंपाउंड का वो केमिकल फार्मूला जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट के जो भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में, उसके बारे में बताए, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलर फार्मूला बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है बेंजीन, तो बेंजीन जो है वो, उसमें कार्बन 6 होते हैं और हाइड्रोजन भी 6 होते हैं, तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H6 बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला हुआ। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो हाइड्रोजन होते हैं एक्चुअल नंबर, हाइड्रोजन के वो 2 होते हैं, ऑक्सीजन के भी 2 होते हैं, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2O2, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हुआ। इसी तरीके से अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, तो ग्लूकोज में कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं और ऑक्सीजन 6 होते हैं, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H12O6, तो ये इसका क्या हुआ, मोलिकुलर फॉर्मूला हुआ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे मेरे पास बेंजीन है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 है, अगर मुझे इसको एक सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे जो एक्चुअल रेशियो है वो 6-6 है, क्या ये दोनों 6 से डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो अपने पास जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:1। तो यानी कि एक कार्बन है और एक ही हाइड्रोजन है, तो ये किसका क्या बन जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। तो यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला देखिए, वो केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का जो हमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है इन इट्स सिंपलेस्ट रेशियो, यानी कि अगर हमें किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूला में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्चुअल रेशियो बताता है, अगर हम उसको सिंपलेस्ट रेशियो में ले आए तो सिंपलेस्ट रेशियो को कौन बताता है, इंपेरिकल फॉर्मूला बताता है। इसी तरीके से अगर H2O2 की बात करें, तो H2O2 में जो एक्चुअल रेशियो है वो 2:2 है। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। तो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, H1O1 या HO लिख सकते हैं सिंपली। तो HO इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ H2O2। इसी तरीके से ग्लूकोज की बात करें, C6H12O6, तो यहाँ पे जो एक्चुअल रेशियो है वो क्या है, C6H12O6 है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 1:1। तो यानी कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C1H2O1। तो ये बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला। तो सिंपल बात ये है कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो बताता है एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल, और जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई। अब जब भी हम बात करते हैं देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं H2O2 का, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मास 2 हुआ, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32, तो मेरे पास टोटल मास आ गया 34। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो हमें मास मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से अपने पास जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला, उसका जैसे अभी मैंने H2O2 का लिया, तो यहाँ पे इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा HO, तो इसका भी कुछ मास होगा, इसके एटम्स को मास ऐड करने पे, तो वो आ जाएगा 116, तो ये क्या आया 17। तो इंपेरिकल फॉर्मूला के एटम्स को ऐड करने पे जो मास आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये है अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लिख देता हूं MFM, और इसको लिख देता हूं EFM। तो ये है। अब देखिए जब भी हम किसी मोलिकुलर फॉर्मूला मास को इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सिंपलेस्ट होल नंबर है, तो हमारे पास कोई नंबर आ जाएगा। तो n क्या है, n इज एनी आर्बिट्री नंबर। ये क्या है, कोई भी नंबर है, जो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जब भी हमें मतलब मान लो आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला मास दिया है और आपको n की वैल्यू दी गई है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। तो n क्या है, n इज बेसिकली नंबर जिसको हम निकालते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला मास को डिवाइड करके इंपेरिकल फॉर्मूला मास से। अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, कंसेप्ट इतना ही था। तो देखिए आपके पास है एक कंपाउंड हैविंग इंपेरिकल फॉर्मूला, एक कंपाउंड है जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला है C3H4O, उसकी वेपर डेंसिटी जो है वो 84 दी गई है। तो आपको क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड निकालना है। ठीक है जी। अब यहां से एक चीज और ध्यान रख लेना कि जैसे ही आपको n की वैल्यू पता चली है और आपको अगर मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे, हम n को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इंपेरिकल फॉर्मूला से। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है जिससे हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। और n की वैल्यू कहां से निकलेगी, मोलिकुलर फॉर्मूला मास को डिवाइड करके इंपेरिकल फॉर्मूला मास से। अब वापस चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पे, ये जरूरी था समझना। अब आपके पास एक इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है C3H4O और वेपर डेंसिटी दी गई है 84। हमें ये पता है कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला मास होता है, यानी कि मोलिकुलर मास होता है, यहाँ पे हम मोलिकुलर मास को ही मोलिकुलर फॉर्मूला मास बोल रहे हैं। तो यानी कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला मास है, या मोलिकुलर मास ही लिख लो इसको पहले, वो किसके बराबर होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ से मोलिकुलर मास किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू 84 के। तो ये अपने पास आ गया 8 16 16 8 आ गया, इतने ग्राम पर मोल आ गया। अब यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मोलिकुलर फॉर्मूला मास। ये आ गया इन मोलिकुलर फॉर्मूला मास जो कि है 168। अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है इंपेरिकल फॉर्मूला। तो देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है आपके पास C3H4O। तो क्या मैं यहां से इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकता हूं, तो यहां से मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा। वो क्या आएगा, 3 इंटू कार्बन का मास 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये 36 प्लस 4 प्लस 16, तो ये अपने पास आ गया है 56। तो ये आ गया मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मैं यहां से n की वैल्यू निकाल लेता हूं। अभी हमने सीखा था n क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब मोलिकुलर फॉर्मूला मास जो है वो हमने वेपर डेंसिटी से निकाला है, कितना है 168।
तो मैं 168 को डिवाइड कर दूंगा किससे, 56 से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3। तो आपसे पूछा है इसने मोलिकुलर फॉर्मूला, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अभी अभी हमने पढ़ा था कि मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो बराबर होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। और n की वैल्यू अपने पास क्या आई है, n की वैल्यू आई है 3। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, C3H4O। तो हम देखो अब 3 बाहर है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कितना बन जाएगा, 9, यानी कि C9 बन जाएगा, H12 बन जाएगा और ऑक्सीजन 3 बन जाएगा। तो ये आ गया अपने पास मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। तो हमसे इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला से 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले में क्या होगा कि वो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला दे देगा, आपको मोलिकुलर फॉर्मूला बताना होगा, या फिर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दे देगा, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम की या तो परसेंटेज दे देगा या मास दे देगा, और उससे आपको मोलिकुलर फॉर्मूला या इंपेरिकल फॉर्मूला पूछेगा। तो देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और इस कंपाउंड की जो एलिमेंटल एनालिसिस है वो क्या बताती है कि कार्बन इसके अंदर 38.71% है और हाइड्रोजन 9.67% प्रेजेंट है। तो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम एक टेबल की फॉर्म में इसको सोल्व करते हैं, हम एक टेबल टाइप बनानी होती है। तो वो समझ जाओगे, फिर आगे आपको टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली निकाल पाओगे। तो देखिए टेबल आपको किस तरीके से बनानी है। तो सबसे पहले आपको जो भी गिवन एलिमेंट है वो लिखना होता है, फिर उसके बाद उसका मास लिखना होता है। अगर आपको परसेंटेज दी गई है तो परसेंटेज लिखनी होगी। थर्ड में क्या करोगे आप, थर्ड में आप निकालोगे नंबर ऑफ एटम्स या फिर मोल्स निकालोगे, और उसको निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो भी मास होगा, मास इन ग्राम या गिवन मास होगा, उसको किससे डिवाइड कर दोगे, उसको डिवाइड कर दोगे एटॉमिक मास से। जैसे ही ये नंबर ऑफ मोल्स आपको आपके पास आ जाते हैं तो तब हम निकालते हैं रेशियो ऑफ मोल्स, मोल्स का रेशियो निकाल लेते हैं। फिर जैसे ही मोल का रेशियो निकल जाता है तब हमें निकालना होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स, या एटम्स बोल सकते हो आप इसको, यहाँ पे भी मोल्स या एटम्स बोल सकते हो। तो अब देखिए, जैसे इस पर्टिकुलर केस में अपने पास क्या है, एक कार्बन है एलिमेंट, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब कार्बन जो है उसका हमें मास परसेंटेज दी है, कार्बन की मास परसेंटेज गिवन है जो कि है 38.71%। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज को ही मास लेके चलना है, क्योंकि परसेंटेज 100 में से होती है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है वो 100 ग्राम है। अब हाइड्रोजन भी हमें गिवन है, हाइड्रोजन कितना है 9.67। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। तो अपने पास इस तरीके से ऑक्सीजन की परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की परसेंटेज आएगी 100 माइनस 38.71 प्लस 9.67, तो ये अपने पास आ जाएगा 51.62, ये इतना परसेंटेज आ गया। अब हमें निकालना नंबर ऑफ एटम्स यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स कैसे निकालते हो, मास जो दिया है ग्राम में उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करके। अब कार्बन का मास जो है वो हमें कितना है, गिवन है 38.71% गिवन है, तो मैं क्या करूंगा 38.71 को डिवाइड कर दूंगा उसके एटॉमिक मास से यानी कि 12 से। तो इसको डिवाइड करने के बाद अपने पास ये आ जाएगा 3.23। फिर अपने पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मास है गिवन में वो है 9.67 और इसका एटॉमिक मास होता है 1, 1 से डिवाइड करूंगा तो ये 9.67 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के केस में देखते हैं, तो ऑक्सीजन के केस में ये 51.62 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 3.23। अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है मोल्स का या एटम्स का। तो वो कैसे निकालते हैं, तो अब हमें जो जो मोल्स आए हैं या एटम्स आए हैं उनको हम देखते हैं कि उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटा नंबर तो यही है 2.23, तो हम इसको सबसे डिवाइड कर देते हैं, खुद से भी और दूसरे
जो भी नंबर आए हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो पहले में क्या है 3.23 और सबसे छोटा भी 2.23 है, तो इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 1। फिर दूसरा क्या है 9.67, तो सबसे छोटा क्या है 3.23, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब आपके पास आया है 3.23 और इसको किससे डिवाइड करोगे 3.23 से, तो इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 1। तो अपने पास अब ये जो है 131 ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सिंपलेस्ट नहीं होता तब हम इसको सिंपलेस्ट रेशियो बनाते, यानी कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये चीज याद रखना प्लीज, होल में यहाँ पे मिस कर गया हूँ। तो आप क्या निकालना है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है, मीन्स ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके पास एक आता 1, एक आता 1.5, एक मान लो आ जाता 2, तो मुझे इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना था। तो मैं कैसे निकालता, तो मैं इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 3 और ये क्या बन जाएगा 4। तो 2 3 4 इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो यहाँ पे अपना ऑलरेडी 131 होल नंबर रेशियो ही था और सिंपल भी था, तो इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो यानी कि ये मेरे पास जो 131 आया है, ये क्या आया है, ये मेरा आ गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है वो क्या होता है, वो इंपेरिकल फॉर्मूला ही तो होता है। तो इसका मतलब यहां से मेरे पास जो इंपेरिकल फॉर्मूला आया है वो क्या है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला अपने पास बन गया है, कार्बन देखिए कितना आया है 1 आया है, हाइड्रोजन कितना आया 3, ऑक्सीजन कितना आया 1। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 131 था, इसलिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया C1H3O3 यानी कि CHO। तो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये आया है आपका नीट 1999 में और 94 में। तो ये बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो कार्बन जो है वो 40% है, हाइड्रोजन 6.66% है। तो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, एलिमेंट्स क्या हैं, फिर उसका जो भी मास गिवन है या फिर परसेंटेज गिवन है, ये लिखना होता है। तो पहले एलिमेंट लिख लेते हैं। एलिमेंट आपके पास है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका परसेंटेज दिया है, कार्बन का 40 दिया है, हाइड्रोजन का 6.6 दिया है, और ऑक्सीजन का आपको निकालना है। तो 40 प्लस 6.6 46, तो 100 में से माइनस करेंगे आपके पास ये आ जाएगा 53.34। अब आपको मास पता चल गया। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, अगर आप लिखना चाहते हो तो एटॉमिक नंबर लिखना है सबका। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। फिर हमने क्या किया था, हमने निकाला था नंबर ऑफ एटम्स, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको मोल्स भी बोल सकते हैं। तो ये किसके बराबर था, मास इन ग्राम, जो भी ग्राम में मास दिया है, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हो। तो देखिए मास इन ग्राम, आपके पास कार्बन का मास कितना है 40, उसको किससे डिवाइड कर दोगे 12 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.33। इसी तरीके से फिर हाइड्रोजन का निकाल लोगे, तो हाइड्रोजन का क्या है 6.66 है, इसको 1 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 6.66। फिर ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन है 53.34, इसको जब 16 से डिवाइड करोगे तो ये भी 3.33 आ जाएगा। जैसे ही आप नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हो, तब आपको निकालना होता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि एक दूसरे के तुलना में। तो रिलेटिव कैसे निकालते हैं, जो सबसे छोटा होता है उसको डिवाइड करते हैं एक दूसरे से। तो आपके पास फर्स्ट में क्या है 3.33 है और यही सबसे छोटा है, तो हम इसको इसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 आ जाएगा। फिर 6.66 को 3.33 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 3.33 को 3.33 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर उसके बाद आपको निकालना होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल रेशियो नंबर है, तो ये 1 2 1 ही है। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या देता है, इंपेरिकल फॉर्मूला देता है। तो यहां से हमें इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो वो क्या होगा, देखिए कार्बन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो यानी कि अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया CH2O। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ में आ रहा है तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।